नमस्कार। तो चलिए आज हम एक ऐसे सफर पर निकलते हैं, एक तूफानी सफर, आधुनिक भारत के इतिहास का। ये कहानी ना सिर्फ तारीखों या लड़ाइयों की नहीं है। ये कहानी है उस बात की कि कैसे आप सोचिए, एक विशाल उपमहाद्वीप जिसे कभी सोने की चिड़िया कहते थे, वो कैसे औपनिवेशिक शासन के जाल में फंस गया। और फिर अपनी आज़ादी के लिए उसने एक ऐसा संघर्ष किया जो इतिहास में मिसाल बन गया। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और देखिए 1707 से 1947 तक का ये जो सफर है ना, ये सिर्फ गुलामी की दास्तान नहीं है। ये तो उस राख से उठकर एक नए, एक आधुनिक भारत के जन्म की कहानी भी है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को, इस महागाथा को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, एक नई विदेशी ताकत यहाँ आती कैसे है। फिर कैसे वो लोग व्यापार करने के बहाने पूरे के पूरे इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे एक पूरे देश की, एक राष्ट्र की चेतना जागती है और फिर शुरू होता है जन विरोध का एक जबरदस्त दौर। और आखिर में हम बात करेंगे आज़ादी की और उसके साथ मिली विभाजन की दर्दनाक कहानी की। तो हमारी कहानी शुरू होती है 18वीं सदी की दहलीज पर। सोचिए, उस वक्त भारत का जो सबसे बड़ा साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, बिखर रहा था। और जब इतनी बड़ी ताकत गिरती है तो क्या होता है? एक खालीपन, एक पावर वैक्यूम बन जाता है। और यही वो खालीपन था जिसने नए नए खिलाड़ियों को अपनी किस्मत आजमाने का एक खुला मैदान दे दिया। तो सवाल ये है कि औरंगजेब के बाद आखिर हुआ क्या? देखिए 1707 में जैसे ही उनकी मौत हुई, दिल्ली की जो सेंट्रल पावर थी ना, वो ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। बहादुर शाह प्रथम के बाद तो मानो लाइन लग गई। एक के बाद एक कमजोर बादशाह आते गए। और फिर 1739 में नादिर शाह का हमला। अरे उसने तो मुगलों की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। अब दिल्ली का दरबार कोई शासन का केंद्र नहीं था, वो तो बस ऐशो आराम और साजिशों का अड्डा बनकर रह गया था। और फिर आता है साल 1761, पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इस लड़ाई में मराठों को जो हार मिली, उसने नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम बना दिया। मतलब जो उस वक्त सबसे बड़ी ताकत बनने की रेस में सबसे आगे थे, वो अचानक से कमजोर पड़ गए। और इस खाली जगह को भरने के लिए अब दूसरी ताकतें आगे आने लगी। अब इस खाली मैदान में आप समझिए 2 तरह के खिलाड़ी आमने सामने थे। एक तरफ तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनका बस एक ही मकसद था, प्रॉफिट और ट्रेड पर पूरा कंट्रोल। और दूसरी तरफ थी हमारी भारतीय रियासतें, हैदराबाद, अवध, मैसूर। इनका पूरा ध्यान अपनी पॉलिटिकल आज़ादी बचाने और अपना इलाका बढ़ाने पर था। दोनों के गोल, दोनों के तरीके जमीन आसमान का फर्क था। और इसी सारी उथल-पुथल के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बस एक ट्रेडिंग कंपनी थी, वो धीरे धीरे बहुत चालाकी से एक पॉलिटिकल पावर बनती जा रही थी। तो अब देखते हैं कि ये हुआ कैसे एक कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत पर छा गई। देखिए, अंग्रेजों की स्ट्रैटेजी बहुत साफ थी और बहुत सोची समझी हुई। पहला स्टेप, सीधी मिलिट्री विक्ट्री, जैसे 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर की लड़ाई जीती। फिर आया दूसरा स्टेप, पॉलिटिकल जाल। वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस, मतलब भारतीय राजाओं को कहा कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, बदले में तुम अपनी आज़ादी और अपनी सेना हमें दे दो। और तीसरा और आखिरी कदम, डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब जिस रियासत का कोई वारिस नहीं, उसे सीधे सीधे हड़प लो। और कंपनी के इस राज का नतीजा भारत के लिए बहुत ही भयानक निकला। उन्होंने जमीन पर इतना ज्यादा लगान लगाया कि किसान पूरी तरह बर्बाद हो गए। इंग्लैंड की फैक्ट्रियों से जो सस्ता कपड़ा आता था, उसने हमारे लाखों बुनकरों और कारीगरों को बेरोजगार कर दिया। और जैसा कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में बताया, भारत का पैसा, भारत के संसाधन, सब कुछ एक सिस्टम के तहत लगातार इंग्लैंड भेजा जा रहा था। नतीजा, भारत दिन पर दिन और गरीब होता चला गया। और फिर वो साल आया 1857। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक तारीख नहीं है, ये तो उस 100 साल के गुस्से का लावा था जो कंपनी राज के खिलाफ अंदर ही अंदर सुलग रहा था और अब फट पड़ा। इस महान विद्रोह के जो नतीजे निकले ना, वो बहुत बड़े थे। सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म और भारत अब सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के कंट्रोल में आ गया। अंग्रेजों ने अपनी डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की पॉलिसी को और भी सख्ती से लागू किया। लेकिन एक और चीज हुई, इस विद्रोह ने आने वाले स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक बहुत बड़ी, एक बहुत मजबूत नींव भी रखी।
तो 1857 के बाद हथियार बंद लड़ाई तो दबा दी गई, पर आज़ादी की जो चिंगारी थी वो बुझी नहीं, बल्कि उसने एक नया रास्ता पकड़ लिया। अब लड़ाई हथियारों की नहीं, अब लड़ाई थी संगठन की, विचारों की और एक देश होने की, एक साझी पहचान बनाने की। और इसी सोच का नतीजा था 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना। अब कांग्रेस के शुरुआती दिनों में ना दो तरह की विचारधाराएं थीं। एक तरफ थे नरम दल यानी मॉडरेट्स, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, उनका तरीका था चिट्ठियां लिखना, याचिकाएं देना। और दूसरी तरफ थे गरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट, जैसे लाल बाल पाल। उनका कहना था कि नहीं, अब हमें बहिष्कार करना होगा, स्वदेशी अपनाना होगा और हमारा लक्ष्य है स्वराज, मतलब पूरी तरह से सेल्फ रूल। और फिर आया 1905 और बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन को लगा कि वो बंगाल को बांटकर भारत में उठ रहे राष्ट्रवाद को कमजोर कर देगा, लेकिन उसका ये दांव पूरी तरह उल्टा पड़ गया। इसके विरोध में जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हुआ, वो इतना जबरदस्त था कि उसने पूरे देश को एक साथ ला खड़ा किया और राष्ट्रवाद की आग को और भड़का दिया। अब तक जो आज़ादी की लड़ाई थी वो ज्यादातर पढ़े लिखे शहरी लोगों तक ही सीमित थी, लेकिन अब सीन बदलने वाला था। एक नए नेता आने वाले थे और उनके आने के साथ ही ये कुछ लोगों की लड़ाई लाखों करोड़ों आम हिंदुस्तानियों के एक विशाल आंदोलन में बदलने वाली थी। ये साल था 1915, जब मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे और उनके लौटते ही आज़ादी की लड़ाई की पूरी तस्वीर ही बदल गई। वो अपने साथ दो नए हथियार लेकर आए थे, सत्याग्रह और अहिंसा। इन विचारों ने इस आंदोलन को एक ऐसी ताकत दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। गांधी जी के लीडरशिप में 3 बहुत बड़े पूरे देश में फैले आंदोलन हुए। पहला था 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो जलियांवाला बाग नरसंहार के जवाब में था। दूसरा 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसकी शुरुआत हुई थी मशहूर दांडी नमक मार्च से। और तीसरा और आखिरी 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो आज़ादी के लिए फाइनल पुश था। और 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने एक नारा दिया जिसने पूरे देश में आग लगा दी, हम या तो भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे, करो या मरो। ये शब्द उस वक्त की भावना को साफ साफ बयां कर रहे थे। अब कोई समझौता नहीं, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। और अब हम कहानी के आखिरी और सबसे उथल-पुथल भरे दौर में पहुंच गए हैं, ब्रिटिश राज के आखिरी कुछ साल। ये वो वक्त था जब आज़ादी की खुशी मिलने वाली थी, लेकिन उसके साथ विभाजन का एक गहरा जख्म भी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद तो जैसे वक्त ने रफ्तार पकड़ ली। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और ब्रिटेन की कमर टूट चुकी थी आर्थिक रूप से। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, लेकिन वो देश को एक रखने का कोई फॉर्मूला नहीं बना पाया और इसके फेल होते ही देश में भयानक सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। आखिरकार 1947 में लॉर्ड माउंटबैटन का प्लान आया, जिसने बंटवारे का रास्ता साफ कर दिया और फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो गया। ये तो अब पक्का हो चुका था कि आज़ादी मिलकर रहेगी, लेकिन सवाल ये था कि इसकी कीमत क्या होगी। उस वक्त हमारे नेताओं के सामने एक बहुत बड़ी, एक बहुत दुखद दुविधा थी कि क्या फौरन आज़ादी पाने के लिए देश के बंटवारे को मान लिया जाए। और फिर वो दिन आया 15 अगस्त 1947, भारत आज़ाद हो गया। लेकिन ये आज़ादी अकेली नहीं आई। उपमहाद्वीप 2 हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। ये एक ऐसा पल था जो करोड़ों लोगों के लिए एक तरफ तो जबरदस्त जीत लेकर आया और दूसरी तरफ कभी न भरने वाला गहरा जख्म। और इसी मोड़ पर हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है कि आज़ादी के लिए जो लड़ाई सबने मिलकर लड़ी थी, उसका अंजाम एक बटा हुआ देश क्यों हुआ। ये एक बहुत ही उलझी हुई विरासत है जिसके बारे में आज की हमें सोचना और समझना होगा।